पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। 10 तारीख से अपने विष्णु भगवान योग निद्रा में जा रहे हैं। अब भगवान है तो 2-4 दिन तो रहेंगे नहीं, आराम से विश्राम करेंगे और 4 नवंबर तक रहेंगे। 4 नवंबर को जो एकादशी होगी उस दिन वो फिर से अपना योग निद्रा से जागृत होंगे। उसे देवउठानी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी जो 10 तारीख को है, ये हर्षयनी एकादशी है। हर का मतलब विष्णु और शयनी का मतलब शयन, सोने गए। तो सोने से तात्पर्य है योग निद्रा में। वो सारा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना है, वो आराम से कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जब मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? मनुष्य को संदेश दिया है कि आप भी मूवमेंट मत करें। आप मांगलिक कार्य करेंगे इन महीनों में तो क्या होगा? ढेर सारे लोगों को आप आमंत्रित करेंगे, आने जाने की असुविधा होगी। वर्षा का मौसम होता है, कीटाणु, बैक्टीरिया, जहरीली कीटाणु भोजन में भी गिर सकते हैं। रात के समय आपने देखा होगा कि किसी भी रोशनी के सामने न जाने कितने कीटाणु आ जाते हैं और गिरते हैं। तो खाने से कहीं न कहीं परेशानियां होंगी। ऐसा नहीं है कि इस कालखंड में कोई महत्वपूर्ण नहीं काम होंगे। रक्षाबंधन भी होगी, पितृपक्ष भी आएगा और भगवान कृष्ण का जन्म होगा, गणेश जी का जन्म होगा और इसके साथ साथ दीपावली भी होगी। दीपावली के साथ साथ हनुमान जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। राधा जी का भी जन्म उत्सव इसी कालखंड में होता है और नवरात्रि भी होंगे। सभी तरह के कार्यक्रम भी होंगे। तो केवल आपके तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए ये चातुर्मास होता है। यानी गुरु आपके पास आ जाता है, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके परिवार का ज्ञान। इसमें एक ही काम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है शिक्षा का। विद्यार्थी को स्कूल भेजिए, गुरु के सामने पर रखिए, जो आपका धर्म गुरु हो उसको समझने की कोशिश करिए, उसके ज्ञान को स्वीकार करिए, अपने में ढालने की कोशिश करिए। गुरु पूर्णिमा का भी पर्व होता है। तो ये जो पर्व हैं वो आपको जीवन में एक प्रकार का आनंद और उत्साह देते हैं। तो पर्व तो रहेंगे लेकिन वो कामों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है जिससे शरीर को और मन अशांत होगा। तन ही अगर अस्वस्थ होगा, मन ही अस्वस्थ होगा तो न तो धर्म की हम बात कर पाएंगे, न काम की, न अर्थ की, न मोक्ष की। जो भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं उन सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन चातुर्मास में आपको चाहिए क्या? अध्ययन खूब करें, ध्यान खूब लगाएं। आपके पास जो समय मिलेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि की कार्य इन दिनों में बहुत कम से कम होते हैं। तो जब कार्य कम होंगे तो आपके पास अधिक समय होगा और अधिक समय होगा तो आपको ध्यान और योग का प्राणायाम जरूर करें। थोड़ा सा ही करें, ज़्यादा करें, कुछ भी करें, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत अच्छी सी बात होगी। आने जाने का, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और वर्षा का समय होता है तो उसको भी व्यवस्था करने में आपको दिक्कत होती है और आपको भी जाने आने में दिक्कत होती है। यद्यपि तमाम सारी चीज़ें परिवर्तित हुई, तमाम सारी चीज़ें आज के युग में और उस युग में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी कीटाणुओं को तो और उससे ज़्यादा बढ़ गए, बैक्टीरिया तो उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं।
और अभी आपने कुछ पिछले दिनों में जो भयावही बीमारी का सामना किया, न जाने कितने लोगों ने उसका दंश सहा, न जाने कितने परिवारों में जो है कई लोग उजड़ गए। तो ये तो इसी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे भी आपका बचाव होता है, उससे भी आप स्वस्थ रहते हैं। ऋतु भी परिवर्तन होती है। सूर्य का दक्षिणायन होना, यानी 16 जुलाई को सूर्य का दक्षिणायन होना। कर्क राशि में सूर्य और बुध दोनों पहुंच जाएंगे। जैसे ही कर्क राशि में सूर्य पहुंचते हैं तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता। दक्षिणायन होने का मतलब ये कि आपका ऋणात्मक चिंतन हो जाता है, और ऋणात्मक चिंतन आपको कहीं न कहीं क्लेश देता है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होंगे, आप अपने संस्थान में उत्तेजित रहेंगे, आप अपने परिवार में उत्तेजित रहेंगे, आप अपने आप से खींचेंगे, आपको एक अकारण भय लगेगा, और उस कारण से आप लोगों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, खुद के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, तमाम प्रकार की परेशानी। तो क्या करें? अध्ययन। क्या करें? योग। क्या करें? ध्यान करें। और सूर्य के बाद में बहुत ज़रूरी है तो फल खाएं, नहीं तो दोपहर का भोजन, नाश्ता, ये बहुत ज़रूरी है। और जो रोगी हैं उन लोगों को तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि उनका उतना मूवमेंट नहीं होता, सड़ा गला चीज़ें वो नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इस कालखंड में तन और मन को स्वस्थ रहने के लिए विशेष रूप से कहा गया। हम ऋषियों के पास जाते थे, आज हम अपने जो धर्म गुरु हैं उनसे सबक ले सकते हैं। जहाँ से भी आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती वहाँ से ले सकते हैं। कुल 4 नवंबर तक का कालखंड जो है वो ऋणात्मक रहेगा। तो 14 जनवरी तक ऋणात्मक ऊर्जा, क्योंकि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा। आपने देखा महाभारत में भीष्म पितामह का जब युद्ध हुआ और युद्ध में वो हताहत होकर के प्राणांत करने चाहा, तो उन्हें इच्छा वरदान मिला था मृत्यु का। तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को रोक रखा था, और इसलिए रोक रखा था कि मैं अपना शरीर का त्याग उत्तरायण में करूँगा, यानी सूर्य जब उत्तरायण में होगा तो हम करेंगे। तो 14 जनवरी के तक उन्होंने प्रतीक्षा की थी। तो ऋणात्मक चीज़ें हमारे ऋषि मुनि भी नहीं स्वीकार करते थे, हमें भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमारे हाथ में मृत्यु नहीं है, हमारे हाथ में रोग नहीं है, लेकिन उनको नियंत्रित करने की क्षमता है। हम रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिवार को टूटने से नियंत्रित कर सकते हैं, व्यावसायिक समस्याओं को सामना कर सकते हैं। तो आप विष्णु को याद करिए। जिस दिन विष्णु को शयन कराना है, यानी 10 तारीख को, तो 10 तारीख को आप बिस्तरे पे सोते हैं, आप अच्छा चद्दर इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक छोटा सा गद्दा बनवा लीजिए और गद्दे पर अच्छा सा चद्दर बनाइए और अच्छी सी तकिया लगाइए, और उस पर खुशबू तरह का जितना भी है उसको बढ़िया से सजाइए। सजा करके भगवान विष्णु को शयन करा दीजिए, यानी योग निद्रा में जाने दें ये। और रात के समय आप जो है अपना जिस तरह से गायन भजन, जिस तरह का पूजन पाठ करते हैं, पूजन पाठ करिए। उससे विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके संस्थान पर, सभी पर रहेगी। रही बात इस सप्ताह की, इस सप्ताह में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो सूर्य और बुध 16 तारीख से बदलेंगे, तो ऋतु बदल जाएगी, ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु आ जाएगी। तो देश के तमाम अंचलों में इस सप्ताह पानी बरसने की संभावना है। जल वृष्टि हो गई, कहीं बाढ़ भी आएगी, तो कहीं थोड़ा बहुत सूखा की स्थिति भी रहेगी। जिनकी राशि मेष है उनके लिए आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य और स्थानांतरण के प्रति सचेत रहें। 10/11 को अनचाही यात्रा हो सकती है, या स्थानांतरण हो सकता है, विभागीय परिवर्तन हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। और 12/13 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। 14/15 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 16 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जिनकी राशि वृष है उनके लिए भी काफ़ी सप्ताह अच्छा है, लेकिन उनके मन में भ्रम कम नहीं होंगे। उसका कारण है, एक तो अंगारक योग है, दूसरे सूर्य
की जो स्थिति रहेगी वो दक्षिणायन हो जाएगी, तो ऋणात्मक चिंतन बढ़ सकता है। लेकिन स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य ठीक होगा तो मन को भी ठीक करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान के साथ में प्राणायाम भी करें तो उसके कारण से उनके मन में जो ऋणात्मक चिंतन है वो कमज़ोर होगा और भय जो है कम होगा। 10/11 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12/13 को चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन अनचाही यात्रा, व्यर्थ की उलझनें, व्यर्थ का तनाव, भाई बहनों से भी क्लेश मिल सकता है। इसी के साथ में 14, 15, 16 को दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इसी सप्ताह 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। आपके जो भी गुरु हों उनको सम्मान दीजिए, उनके पास जाइए, जो सामर्थ्य हो उपहार दीजिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करिए। गुरु पूर्णिमा कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तक पहुँचने की जो स्थिति है वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो गुरु के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो दीक्षा भी आप ले सकते हैं। जो भी गुरु उपलब्ध हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जिनकी मिथुन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से अच्छा है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। शनि का परिवर्तन हो रहा है, शनि फिर 12 तारीख को मकर में आ रहा है। ये मकर में जब शनि आएगा तो आपके लिए कहीं बहुत अच्छा नहीं होगा। कुछ न कुछ स्थानांतरण करा सकता, विभागीय परिवर्तन करा सकता, मन अशांत कर सकता, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। खास तौर से 11-12 को आपको पारिवारिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है और संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 12-13 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 14-15 आर्थिक दृष्टि से उत्तम तिथियां हैं, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता और 16 को मन शांत हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए खुशखबरी है कि मकर में शनि पहुंच रहा है, वक्री शनि है। अगर आपके लिए वक्री शनि है आपकी मूल कुंडली में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके विरोधी परास्त होंगे, मन ठीक होगा, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 10-11 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 12-13 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 14-15 को मन खिन्न हो सकता है, व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सूर्य 12वें होंगे। नेत्र विकार या उदर विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। त्वचा का रोग भी हो सकता है, थोड़ा मौसम से बचिए। इन दिनों में कीटाणु ऐसे हैं कि वो आपको काट सकते हैं कहीं न कहीं, जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, बचाव जरूर रखिए। 10-11 आपके लिए लाभदायी तिथियां हैं, उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। 11-12 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। 14-15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 16 को व्यर्थ की उलझने रहेंगी, मन में एक अज्ञात भय रहेगा, सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिनके लिए कन्या राशि है उनकी बहुत ही अच्छा होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में उन्नति होगी। 10-11 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होगा। 12-13 को किसी कार्य से सफलता मिलेगी,
ख़ास तौर से पारिवारिक मामलों में, लेकिन किसी महिला के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 14-15 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, निजी सुख में वृद्धि होगा, उपहार सम्मान में भी बढ़ेगा। और 16 को थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है उनके लिए अच्छा है, और ख़ास तौर से उनके लिए जिनका वक्री शनि है उनके लिए अच्छा है। शिक्षा के लिए अच्छा होगा, व्यवसायिक मामलों में अच्छा होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 10-11 थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, मन शांत रहेगा। और शनि का परिवर्तन 12 को हो रहा है, इसलिए 12 और 13 में कुछ परिवर्तन दिखेगा। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 14-15 को किसी कार्य की सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहिए। 16 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाणी पर संयम रखें। और अंगारक योग होने के कारण से मन खिन्न हो सकता है, क्योंकि छठे अंगारक योग है। छठा होगा तो रोग और शत्रु बढ़ेंगे, व्यर्थ में कोई कीटाणु या वायरस से आप प्रभावित हो सकते हैं। 10-11 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 12-13 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में सफलता मिलेगी। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन 16 तारीख जो है आपके लिए बहुत ही कष्टदायी है। परिजन पीड़ा मिल सकती, तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, रोग और शत्रुओं से भी आपको तो कहीं ना कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता। मन को छोटा मत करिए। जिनकी धनु राशि है उनके लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 10-11 थोड़ा सा कष्टदायी तिथियाँ हैं, मन शांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और 12-13 को गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शनि परिवर्तन होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, स्थानांतरण देशाटन की स्थिति आ सकती है। 14-15 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 16 को पड़ोसी भाई रिश्ते से किसी न किसी से सहयोग मिल सकता है। जिनकी मकर राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, परिजन भेंट होगी, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, रुपए पैसे के मामलों में भी सफलता मिलेगी। 10-11 खास तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार में होगा। 12-13 को यात्रा देशाटन की स्थिति रहेगा, परिजन पीड़ा मिल सकती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 14-15 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 16 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संबंधों में मधुरता आएगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपकी राशि पर 7.5 चल रही है, और शनि 12 को जो आएगा वो आपकी राशि से 12वें होगा। तो कहीं न कहीं यात्रा देशाटन की स्थिति रहेगी, आर्थिक मामलों में आंशिक रूप से सुधार होगा, परिजन भेंट होगी, यात्रा देशाटन की भी स्थिति रहेगी। 10-11 को आप प्रवास की स्थिति में रहेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, संतान का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12-13 को यात्रा देशाटन धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, गुरु कृपा दिखेगी। 14-15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, दूसरों से सहयोग मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। जिनकी राशि मीन है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव होगा वो कम होगा। शनि मकर में चले जाएंगे तो आप पर जो 7.5 आई है वो जनवरी 2023 तक के लिए प्रभावहीन हो गई, न अच्छा करेगी न बुरा करेगी। यानी शनि का जो आपके मन में एक भय है उससे आपको मुक्त होगी, आर्थिक पक्ष
लाभदायी होगा। उपहार, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 10-11 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 12-13 को लोकप्रियता में वृद्धि होगी, उच्च अधिकारी या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 14-15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 16 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दाम्पत्य सुख मिलेगा। आप सबके लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा यानी वेद व्यास जी का जन्मदिन है 13 तारीख को, भूलिए नहीं, आप अपने गुरु की कृपा प्राप्त करिए। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो गुरु की तलाश करिए, दीक्षा लीजिए, ताकि आपको एक मार्गदर्शन हो जाए। क्योंकि 16 से सूर्य दक्षिणायन आएगा, ऋणात्मक ऊर्जा होगी, तो आपको एक अतिरिक्त संबल की ज़रूरत है। उस अतिरिक्त संबल के लिए गुरु ही सबसे ज़्यादा सहायक होता है, वो आपको होता है। लेकिन गुरु उपलब्ध होने वाला हो, अगर उपलब्ध गुरु है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु कृपा आप सब पर हो, यही मेरी कामना।